अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। बादशाह लिमिटेड इशूड से पता चलता है कि हमने या तो इक्विटी इशू की है या फिर हमने लोन इशू किया है, तो हमारे पास पैसा आ रहा है, हमारी ऑब्लिगेशन बढ़ेगी इधर इन टर्म्स ऑफ शेयर्स और इन टर्म्स ऑफ लायबिलिटी। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, हमने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं, तो प्रेफरेंस शेयर के अंदर दो किस्म के शेयर्स, एक रिडीमेबल और एक इरिडीमेबल। और हमने पढ़ रखा है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्योंकि पैसे वापस करने होती हैं लिहाजा लोन की शक्ल, और जो इरिडीमेबल होते हैं चूंकि वापस नहीं करने हैं लिहाजा ये इक्विटी की शक्ल। अगर यहां पर इरिडीमेबल लिखा होता तो इसका मतलब ये इक्विटी इशू ही होनी थी, और इशूएंस ऑफ इक्विटी आईएफआरएस 9 में फॉल नहीं करती है। वो नॉर्मल शेयर्स इशू की एंट्री इसके आनी थी, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। और लोन वाले में कैश डेबिट और लोन क्रेडिट रिडीमेबल के साथ, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और ये हमारी आईएफआरएस 9 के अंदर फॉल करती है एज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। बादशाह लिमिटेड इशूड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिमिटेड है बेसिकली, वैसे ही मैं बोलता हूँ अक्सर, शेयर्स ऑन 1 जनवरी 2020 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। अब ये बादशाह लिमिटेड जरा बादशाह वाली कंपनी है, इस ने कहा है कि मैं बहुत अच्छी कंपनी हूं, मैं अपनी 100 वाली चीज 115 में दूंगी। मींस वापसी एक हिसाब से पार वैल्यू के ऊपर होगी या इवन डिस्काउंट पर होगी, क्योंकि मैं एक अच्छी कंपनी, और अच्छी कंपनी क्या करती है, पैसा ज़्यादा चाहिए, लोग भागे भागे आते हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसका पता होता है कि उसने इंटरेस्ट टाइमली दे देना है। तो 115 रुपए, 100 वाली चीज़ 115 रुपए पे, ये मैं 100 रुपये परसेंटेज के हिसाब से बात कर रहा हूँ। फेस वैल्यू हमारी 1 लाख रुपया है। डिविडेंड रेट इज फिक्स्ड एट 20%। अब भले ये नाम डिविडेंड है, लेकिन चूंकि इसकी नेचर लोन की है, रेट इसका फिक्स होता है, इसलिए हम इसको इंटरेस्ट ही कहते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज 2000 हैज बीन इनकर्ड। अब हमारे इस क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी आ रही है। शेयर्स विल बी रिडीम्ड आफ्टर 2 ईयर्स ऑन 31 दिसंबर 2021। 2020 पूरा रहेगा, 2021 पूरा रहेगा, 2021 के ऊपर रिडीम हो जाएंगे। इफेक्टिव रेट इज 6.229% पर एनम और पर 6 मंथ्स। जी बच्चों, ये रेट मैं चेंज कर रहा हूँ। ये रेट बेसिकली पर 6 मंथ है। आई हैव टू राइट ओवर हेयर ऑफ पर एनम 12.45। जी, माजूद चाहता हूँ, 12.4573% पर एनम। मुझे जो चीज़ सिखानी थी वो एक्चुअली मैं लिखना भूल गया था, माजरत। इफेक्टिव रेट इज 12.4573% पर एनम। इंटरेस्ट विल बी पेड सेमी एनुअली ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर टिल मेच्योरिटी। हमने सीख रखा है कि रेट और उसकी टाइमिंग सेम होनी चाहिए है, तो सिमिलैरिटी लेकर आनी है। ये पर एनम, पर एनम को पर 6 मंथ्स करना पड़ेगा, आपको रेट को चेंज करना होगा। 0.124573 डिवाइडेड बाय 2। एक साल में 2 दफ़ा सेमी एनुअली पेमेंट्स होती हैं, तो 0.124573 डिवाइड बाय 2, ये वही आ जाएगा 6.22865। रेट हमारा हो गया 0.06
22865 हम इसको राउंड भी कर सकते हैं, 0.0623 भी कर सकते हैं, बाकी राउंडिंग ऑफ को हम डील कर जाएंगे। तो ये हमारा रेट हो गया, और ये चीज़ हमने लर्न करनी थी कि रेट को भी इंस्टॉलमेंट के इक्वल करना है, बिल्कुल लीज की तरह। प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम, जर्नल एंट्रीज भी हम पास करेंगे इंशाल्लाह, एक्सट्रैक्ट्स भी बनाएंगे एज एट 31 दिसंबर 2020 और 21। अब यहाँ पर हमें इफेक्टिव रेट दिया हुआ है, यहाँ पर हमें रिडेम्पशन की वैल्यू नहीं दी हुई कि रिडेम्पशन किस वैल्यू पर होना है, लिखा सिर्फ ये हुआ है शेयर्स विल बी रिडीम्ड आफ्टर 2 ईयर्स। तो फिर अगर ऐसा लिखा हो, कोई बात ना की हो, तो इसका मतलब है वो जो बेस वैल्यू होती है वो फेस वैल्यू के ऊपर। तो ये मैंने आपके लिए नोट लिख दिया हुआ है, अगर मेंशन ना हो कि ये किस चीज़ पर वैल्यू होंगे, तो ये चीज़ अंडरस्टूड है कि ये पार वैल्यू के ऊपर रिडीम होंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहां पर स्टूडेंट सब सोचेगा कि कौन सा मेथड लगना है। फाइनेंशियल लायबिलिटी सबसे पहले तो डिसाइड हो गया कि इट इज फाइनेंशियल लायबिलिटी। फाइनेंशियल लायबिलिटी दो तरह से चल सकती है, एक है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और दूसरी है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस की डिस्कशन अभी तक मैंने नहीं की है कि वो क्या है। अब क्वेश्चन ये है कौन सी चीज हमने लेनी है। तो जब चीज कोई बात ना की हो, आपको ये पता चल रहा हो कि ये क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है, तो डिफॉल्ट ट्रीटमेंट इसका क्या है, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। तो हम उसी को ही फॉलो करेंगे अनलेस एंड अनटिल के अल्टरनेट का हिंट क्वेश्चन में मौजूद हो, और अल्टरनेट का हिंट हम देखेंगे क्या है। फिलहाल हमने क्या करना है, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। बिल्कुल उसी तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आपने पेपर में परफॉर्म करना है वैसे ही आपके सामने चीज़ को लेकर आया जाए, और आपको अमोर्टाइज कॉस्ट राइट पेज के ऊपर बना लेंगे, वर्किंग के तौर पर लेफ्ट पेज पे एक्सट्रैक्ट्स बना देंगे। अब हम पहले एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे, जनरल एंट्रीज बाद में करेंगे, लेकिन वर्किंग के लिए हमें अमोर्टाइज कॉस्ट का शेड्यूल बनाना है। फाइनेंशियल लायबिलिटी बॉन्ड हमने इशू किए हुए हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो हम कहेंगे कि हम इसका नाम रखते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी लोन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को मैं शॉर्ट करके पेपर में, चूंकि ये वर्किंग है, हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे करके लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वर्किंग के अंदर कोई भी काम आप कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन पेपर के अंदर आप फाइनेंशियल लायबिलिटी सिर्फ लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 1 जनवरी 2020 फाइनेंशियल लायबिलिटी लिखनी किस पर है, जितना पैसा हासिल होगा फेयर वैल्यू, उसमें से ट्रांजैक्शन कॉस्ट को लेस करना है। क्यों लेस करना है, मुझे पैसे आ रहे हैं कितने, मुझे पैसे आ रहे हैं 1 लाख विद प्रीमियम, 1,15,000, लाख वाली चीज़ प्रीमियम के ऊपर इशू की है मैंने, 1,15,000 मुझे वैल्यू आ जाएगी। 1,15,000 इसका मतलब है फेयर वैल्यू हो गई एक हिसाब से। जो परचेज, अब परचेज नहीं है, जिस इशू को, इशू वैल्यू के ऊपर मेरे पास कैश आया है, मैं एक हिसाब से एंट्री पास करूँगा, कैश डेबिट लोन क्रेडिट। अब लोन मुझे मिल रहा है 1,15,000। अब ये 1,15,000 के TFC इशू करने में मुझे खर्चा भी करना पड़ा है। खर्चा कितना करना पड़ा है, 2,000 रुपये का मुझे खर्चा करना पड़ा है। तो मैं एक हिसाब से अपने खर्चे का, ये मुझे हासिल हुए पैसा मुझे 1,15,000 हासिल हुआ, तो 2,000 मेरे हाथों से कैश जा भी तो रहा है ना, कैश 2,000 से मेरा गया भी तो सही। तो नेट मुझे कितना हासिल हुआ, 1,13,000।
तो मैं इसको नेट वैल्यू के ऊपर लिखूंगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो फाइनेंशियल एसेट होता है उसके अंदर हमारी फाइनेंशियल एसेट, यहाँ पर दोनों चीज़ों को बयान कर ही देना चाहिए, फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटी इधर करते हैं क्योंकि उधर मुझे मेन काम करना है। फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल एसेट के अंदर मैं कहता हूं इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक, से 100 रुपए की। अब इसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कैश जा रहा होता है 2 रुपए का, तो उसको भी मैं इन्वेस्टमेंट डेबिट कर देता हूं। ऑन अदर हैंड फाइनेंशियल लायबिलिटी में मुझे कैश आ रहा है, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट 100 रुपए से ये सारी की सारी अमाउंट्स हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2 की। अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट मुझे कैश पे करना पड़ रहा है, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी को मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा 2 रुपए के साथ। तो अब फाइनेंशियल लायबिलिटी की नेचर है क्रेडिट, क्रेडिट में से डेबिट लेस होता है। ऑन अदर हैंड इन्वेस्टमेंट की नेचर है डेबिट, डेबिट में डेबिट ऐड होता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल एसेट में फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट करते हैं और फाइनेंशियल लायबिलिटी में फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट करते हैं। दिस इज द रीजन कि हम इस तरीके से लेकर चलते हैं। समहाउ ये वाली बातें आपको समझ लग गई। तो मुझे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या करना है, यहाँ पे 2000 से लेस करना है। तो मुझे 1 लाख नेट करके 1,13,000 लोन मिला है। अब मुझे क्या करना है, स्पीड में काम करना है। स्पीड में काम ऐसे करना है कि हमारे पास 2 साल हैं, लेकिन 1,13,000 यहाँ पर आया है। जो इंटरेस्ट देना है हाफ ईयरली देना है, यहाँ पे भी इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, यहाँ पे भी इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, यहाँ पे भी इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, यहाँ पर भी इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है और यहाँ पर प्रिंसिपल की भी पेमेंट करनी है। तो अब हमारा कूपन रेट 20% है, ये भी पर एनम है। इसको भी रेट को हाफ करें, 20% डिवाइड बाय 2, 10% पर 6 मंथ। तो फेस वैल्यू के ऊपर जो पेमेंट हम कर रहे होंगे वो 10% के हिसाब से कर रहे होंगे। अब मुझे 6 महीने का काम करना है, क्यूमुलेशन मुझे 6 महीने करनी है, कंपाउंडिंग मुझे 6 महीने के हिसाब से करनी है। तो मेरे पास आएगा 30 जून 20। मैं एंट्री पास करूंगा इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लोन क्रेडिट कितने पर, 1,13,000 इंटू इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट भी हाफ करके, कौन से वाला, ये वाला 0.0623, 0.0623, 1,13,000 इंटू 0.0623 और हमारी वैल्यू बन गई बच्चों 7040, 7040। ये मेरा इंटरेस्ट आ गया। अब मुझे इस इंटरेस्ट की पेमेंट भी करनी है 30 जून 20 को। लोन डेबिट बैंक क्रेडिट, ये है आपकी फेस वैल्यू इनटू कूपन रेट। तो फेस वैल्यू मेरी है 1,00,000 रुपया और कूपन रेट मेरा पर 6 मंथ्स है 10%, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया है। तो 10,000 रुपया मेरा जा रहा होगा हर 6 महीने बाद। अब मैं अपने आप को क्या कर रहा हूं, मैं बादशाह लिमिटेड, और बादशाह लिमिटेड ने अब पेमेंट करनी है इंटरेस्ट की मद में, और इंटरेस्ट को एक्रू करना है हर 6 महीने पे। अब हर 6 महीने बाद मुझे एक सीडी बनाना पड़ेगा, और क्योंकि अगले 6 महीने पे उस सीडी ने चलना है, तो सीडी आफ्टर 6 मंथ ये वर्किंग है। आप लोग बिल्कुल ईयर की तरह से कर सकते हैं, कैरी डाउन आफ्टर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का क्लोजिंग,
आफ्टर 6 मंथ्स क्लोजिंग कितना आ जाएगा जी मेरा आफ्टर 6 मंथ्स का क्लोजिंग? 1,13,000 जमा 7040 माइनस 10,000, 1,10,040 ये मेरा क्लोजिंग बन जाएगा। अब 6 महीने बाद मेरी ये लायबिलिटी बनी और 6 महीने बाद मेरी 1 जुलाई 20 को ब्रॉड डाउन भी यही बनेगा 1,10,040। इसके ऊपर मैंने अगला इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 31 दिसंबर 20 पर। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लोन TFC या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्रेडिट 1,10,040 इंटू 0.0623 इंटू 0. लास्ट आंसर इक्वल टू नहीं 1,10,040 इंटू 0.0623 6855 और मेरी पेमेंट तो मैंने एक दफ़ा कैलकुलेट कर ली हुई है। पेमेंट हर 6 महीने बाद कूपन रेट पे होनी है और लोन डेबिट और बैंक क्रेडिट हो जाना है 10,000 से। अब ये मेरा 31 दिसंबर 20 का प्योर कैरेट डाउन आ गया और अब हम 6 महीने का 1,10,040 1,10,040 प्लस 6855 माइनस 10,000 106,895 106,895। तो ये हमारा पहला साल मुकम्मल हुआ 6 महीने के हिसाब से। अगला साल आएगा 1 जनवरी 21 ब्रॉड डाउन 106,895। कोशिश किया करें अपने लिए रुपीस का कॉलम सेपरेट पेपर में बना लिया करें। और एक और कोशिश ये किया करें कि होमवर्क में प्रैक्टिस, क्लास में प्रैक्टिस उस तरीके से किया करें जिस तरीके से आपने पेपर में परफॉर्म करना है। पेपर में फेलियर की एक बहुत बड़ी रीज़न है कि स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता क्वेश्चन करना है तो कैसे करना है, और टाइम वो वेस्ट सोचता रहता है कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखूँ, कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखूँ, कैसे करूँ। इस क्वेश्चन को भी वर्किंग मैंने पहले स्टार्ट कर दी है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। पहले क्या करना चाहिए था, मुझे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट्स बनाने चाहिए थे जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। मुझे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम ऐसे लिखना चाहिए था। मुझे क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये पता चल गया था कि ये क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी में 2 साल की लायबिलिटी है, 2 सालों का काम करना है, 2020 का एंड 2021 का एंड। मुझे यहाँ पर फॉर्मेट पूरा तैयार करना चाहिए था। इस तरीके से मुझे ये फॉर्मेट तैयार करना चाहिए था। और जूं जूं मेरा क्वेश्चन प्रोसीड करता जाता मुझे सारी चीज़ें साथ साथ लिखे जाना चाहिए था। एग्जामिनेशन में इस तरीके से आपको करना चाहिए। लायबिलिटी के अंदर करंट लायबिलिटी में अब आ जाएंगे, क्योंकि वंस अगेन यहां पर खड़े होकर अगर आप देखें तो आपका अगला 1 साल के अंदर अंदर लायबिलिटी डिस्पोज ऑफ हो जानी है। तो ये करंट लायबिलिटी के अंदर आप प्रेजेंट करेंगे लॉन टर्म रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और आपको पता चल चुका है आपकी साल के एंड की वैल्यू 1,06,895 है। तो जब तक आप चीज यहां से यहां पर प्रोड्यूस नहीं करेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलने हैं। तो एग्जामिनेशन स्टाइल में काम करें साथ साथ। 1,06,895 मुझे पता है, बस इससे अगला साल जब आएगा तो मैं अगले साल की लिख दूंगा। मुझे पता है मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस आना है, तो मैं यहां पर लिखूंगा इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आया जी, हम कैलकुलेट करके क्या करेंगे, प्लस करके लिख देंगे।
एक 70-40 और एक 6-8-55। तो इन दोनों को मैं क्या करूंगा, सम अप करूंगा और लिख दूंगा 7040 प्लस 6855। इतना भी काफी है। आपने यहां से चीज यहां पर वर्किंग फेंक दी, अब यहां पर टोटल नहीं भी किया तो भी गुजारा है। क्या आपको कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, आप वर्किंग की तरफ चले जाएं। लेकिन हमने किया क्या है, हमने इधर से इधर चीज को प्रोड्यूस कर दिया, फेस के ऊपर ले आए हैं। दिस इज द आंसर, ये आंसर है हमारा। ये तो वर्किंग है राइट साइड पर, ये वाली तो वर्किंग है। वर्किंग के कोई खास मार्क्स नहीं मिलने जब तक कि चीज आपकी प्रॉपरली जगह पर ना आ जाए। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 31 जून 21 पर इंटरेस्ट का एक्सपेंस आना है। अब अगर अगली बात आपको बताने लगा, दिस इज वर्किंग। वर्किंग में बार बार लाजमी नहीं है कि आप ये चीज लिखें, ये वर्किंग लिखें जो मैं बार बार लिख रहा हूं। मसलन मैं लिख रहा हूं 1,06,895 आपका ये वाला, इसके ऊपर रेट इनटू 0.0623। बस चुप करके बात करें कि यहां पर इंटरेस्ट एक्सपेंस एक दफा बस लिख दें कि इफेक्टिव रेट पर आना है, और यहां पर आपने कूपन पहले से लिखा हुआ है, ये आपने अपने लिए फार्मूला लिख लिया हुआ है। एग्जामिनर को भी पता चल गया कि आपको कॉन्सेप्ट का पता है, और आपने एक दफा फार्मूला लिख दिया, कहानी खत्म। अब आगे ये मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूं, आपको एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं जरूरत है। जस्ट क्या करें, कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर पकड़े ऐसे, 1,06,895 है इनटू 0.0623 6660। उसके बाद आप कहेंगे 30 जून 21 लोन डेबिट बैंक क्रेडिट 10,000 रुपए से, और यहाँ पे वर्किंग के तौर पर वंस अगेन आप सीडी बनाएंगे 6 महीने का, 30 जून 21 का सीडी, ताकि हमारी कैलकुलेशन प्रॉपरली हो सके। अब ये चीज़ कैलकुलेट हुई है 6660। अब इसमें जमा मुझे करना है 106895, माइनस करना है इसमें से 10,000, तो 1,03,555, 1,03,555, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 6 महीने के बाद। फिर इसी का ईबीडी बनेगा 1 जुलाई 21 पर ब्रॉड डाउन 1,03,555, 103,555। अब इसकी आपको मैनुअल कैलकुलेशन ही डायरेक्टली करनी चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है। ये चीज आ गई है इनटू 0.0623 6451 6451 6451। अब इसको हम बाद में एडजस्ट कर देंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस और पेमेंट बैंक की आ जाएगी 31 दिसंबर 21 को, कितने की, 10,000 की। बैंक के जरिए पेमेंट आनी है, प्रिंसिपल वैल्यू 1,00,000 रुपया। आपकी ये वैल्यू, ये दोनों चीज़ें जमा करें तो वैल्यू बननी चाहिए 1,10,000। अगर कोई चीज़ राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ डिफरेंस को ख़त्म कर देंगे। 6451 प्लस 103,555, तो ये 6 रुपए का फ़र्क पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, ये 6 रुपए का फ़र्क, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस, ये वो वाला डिफरेंस है जो मैंने ऊपर राउंड ऑफ कर दिया था, इसकी वजह से आया है। तो हम क्या करेंगे, इस 6 रुपए को यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन में जाऊँगा, मैं कहूँगा मेरा टोटल 1,10,000 है, माइनस 103,555 6445। मैं इसको यहाँ से ऐसे काटूंगा और बोलूँगा 6445। बस इतना सा काम आपने एग्जामिनेशन में करना है और अपनी ज़िंदगी को क्या करना है, सुकून में लेकर आना है। आप यहाँ पे वर्किंग हम लिख देते हैं 103,555 इनटू 0.0623। ये मैंने सिर्फ आपके लिए लिख दी, तो हम एग्जामिनेशन में इसी तरह से ही करेंगे।
आपने 6451 निकाला, कैलकुलेशन की, नहीं मैच हुआ तो आप उसको क्या कर दें, राउंडिंग ऑफ डिफरेंस को रिजॉल्व कर दें, खत्म कर दें और सीरी हमारा निल हो जाएगा। अब अगले साल की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ये 0 है। 2021 में जो हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखना है वो 6660 और 6445 है। मैं क्या करूँगा, 6660 प्लस 6445, 6445 प्लस 6660, 13105 हमारा एक्सपेंस आ गया, 13105 का एक्सपेंस। और अब हम कैलकुलेशन करते हैं, 70 40 जमा 6855, 13895, 13895, 13895 उससे पिछले साल का है। और हमारी कहानी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। और इस तरीके से हम 6 महीने की भी इंस्टॉलमेंट्स ले सकते हैं, 4 महीने बाद की भी इंस्टॉलमेंट्स आ सकती हैं। तो ये हमारा पर 6 मंथ की कैलकुलेशन विद एमोटाइज्ड कॉस्ट आ चुकी है और हमने मैच्योरिटी तक इसको लेकर गए हैं। और एमोटाइज कॉस्ट में इफेक्टिव रेट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, वो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में, और पेमेंट हम कूपन रेट के ऊपर कर रहे होते हैं। कूपन रेट भी हमने एडजस्ट किया था, 20% था पर एनम, उसको 6 महीने पर लेकर आए तो 10% बना। और उसको एक दफ़ा हमें कैलकुलेशन करनी होती है, बार बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।